माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो हमारी बेरोज़गारी की समस्या है इसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारी बेरोज़गारी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या कंसेप्ट है, क्या संदर्भ है, इसको किस रूप में परिभाषित किया गया है, भारत में जो बेरोज़गारी हमें को देखने को मिलती है उसका क्या स्वरूप है, कितने प्रकार की बेरोज़गारी को हम देखते हैं या कितने प्रकार की बेरोज़गारी जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलती है, और ये जो बेरोज़गारी की ये समस्या है ये किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक है और इसके क्या क्या कारण हैं और इनको किस प्रकार से हम दूर करेंगे। तो अपने वीडियो के पहले और दूसरे दो वीडियोज़ में हम यहाँ तक आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। तो नाउ वीडियो के इस पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये समस्याएं हैं बेरोज़गारी की, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा विकास में बाधक है, जो बेरोज़गारी है, इसको भारत सरकार ने दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो उठाया गया पहला स्टेप है वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। In 1978-79, Government of India introduced IRDP to create full employment opportunities in rural areas. Under this program, agriculture, animal husbandry, forest, fisheries, small and cottage industries, construction of roads and canals, etc. are to be developed in all the 5,111 development blocks. Moreover, to provide more employment in the seventh plan, a sum of rupees 312 crores was spent on this program. It benefited 182 lakhs families. In 1995-96, about 21 lakhs families have been benefited. इस प्रोग्राम के तहत 21 लाख फैमिलीज को इसका फ़ायदा मिला, इस योजना का फ़ायदा मिला। Now, the second point is Drought Prone Area Program. Drought Prone Area Program. In short, we spell DPAP. DPAP. This program was launched in 1970. Such districts of 13 states as were prone to drought. The program has powerful, fruitful, particularly in moving seasonal unemployment. Seasonal unemployment जो होता है उसको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम जो था बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। In sixth plan, the program provided 17 crores and 70 lakhs man-day of employment. In the same period, a sum of rupees 301 crores was made on the program. In seventh plan, rupees 474 crore has been spent for the program. Third point, training for self-employment. Training for self-employment, स्वरोजगार योजना. This program was launched on 15th August 1971 by the Government of India. It is called National Scheme of Training of Rural Youth
फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा यंग यूथ है उसको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई। इसको शॉर्ट में ट्राइसम, कैपिटल में है TRYSEM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ। During 7th plan, about 11.6 lakh youths were imparted training under this program. During training period, young men are given financial assistance. ट्रेनिंग के दौरान भी उन युवा बेरोजगारों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। Once completion of the training, they were asked to prepare project report. Arrangement are made to get them financial assistance from the bank. Every trained youth is given a financial help varying from rupees 3,000 to 5,000 to start his work. लगभग 3,000 से लेके 5,000 तक उस व्यक्ति को रोजगार स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो था वो बैंकों के द्वारा दिया जाने लगा। इन द 7th प्लान, अंडर द प्रोग्राम कंपोजिट रूरल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सेंटर्स CRTTC वर सेट अप टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू रूरल youth. In 1995-96, training was to be provided to 2.8 lakhs rural youth under this program. Next point, Jawahar Rozgar Yojana. The Jawahar Rozgar Yojana was started on 28th April 1989. The objective of this yojana is to provide employment to at least one member of each poor rural family for 50 to 100 days in a year at work place near his residence. अपने घर के पास एक पुअर परिवार जो कि गरीब है उस परिवार के किसी एक सदस्य को कम से कम 50 दिन से लेके 100 दिन तक के रोजगार की सुरक्षा प्रदान की गई इस योजना के अंतर्गत। A special feature of this scheme is that 30% of the employment generated will be reserved for women. स्त्रियों को इसमें विशेष रूप से 30% का वेटेज दिया गया। The central government will finance 80% of the program and the state government will finance rest of the 20% of the expenditure of this scheme. In 1989, National Rural Employment Program and Rural Landless Employment Guarantee Program were merged in this योजना। इस योजना के अंतर्गत इन उपरोक्त वर्णित दोनों प्रोग्रामों को मर्ज करके एक ये योजना कंप्लीट रूप से सामने आई। नेक्स्ट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में व्यापार के लिए देखिए हमारी सरकार ने क्या स्टेप उठाया था। गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स people to get employment abroad. Special agencies have been set up to recruit people to reserve in Gulf countries like Kuwait, etc. Next point, self-employment to educated unemployed youth. Self-employment, स्वरोजगार किसके लिए? जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे शिक्षित लोग जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सरकार की तरफ से स्वरोजगार योजना बनाई गई। In 1983, a scheme namely
self-employment of educated unemployed was initiated. Under this scheme, loan of rupees 25,000 are given to those educated unemployed who have no other financial resources, जिनके पास और भी किसी तरीके का कोई financial resource नहीं था. This scheme is enforced by District Industry Center. Government will give 25% as subsidy of the loans given by the banks under the scheme. Next program, Nehru Rozgar Yojana, NRY, Nehru Rozgar Yojana. This Yojana was started in 1989. There are three schemes under it. Number one, under the first scheme, subsidies is given to urban poor to set up micro enterprises, छोटे-छोटे enterprises के लिए. In 1995, under this program, 1.25 lakhs families have been benefited. इतनी families को इससे फायदा हुआ. Under the second scheme, arrangements have been made for wage employment to laborers in cities with less than 10 lakhs population by providing Indian economic development and elementary statistics, then basic facilities. In 1995, under this scheme, 93 lakhs man days of employment have been provided. Under the third scheme, urban poor in the cities are to be provided employment. Opportunities in job like house repairing, etc. Next point, small and cottage industries. In order to reduce unemployment, government has made special effort to develop small and cottage industries. In 1995-96, about 33 lakhs persons were employed in these industries. Next point, development of organized sector. Development of organized sector. Many people are getting employment in organized public and private sectors. In 1995-96, nearly 340 lakhs person got employment in large industries. In 1961, organized public sector provided employment to 70 lakhs persons. Now, it provides employment to 1 crore and 92 lakhs persons. Likewise, in 1961, organized private sector provided employment to 50 lakhs persons. In 2000, it provided employment to 89 lakhs persons. Next point, employment exchanges. Employment exchanges. Government has set up about 890 employment exchanges offering information on the possible vocational avenues. These exchanges do not provide employment directly, but are of great assistance in directing job seekers to the possible areas of employment. Next, employment generated scheme. This scheme has been launched in states such as Maharashtra, West Bengal, Kerala, Rajasthan, etc. Under the scheme, unemployed persons are given economic assistance.
जो लोग बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने की योजना भी सरकार ने इसके अंतर्गत बनाई थी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। The Employment Assurance Scheme was launched in 1994 in 1752 backward blocks in the country. The main objective was to provide 100 days of unskilled manual work to the rural poor who are seeking employment. Next point, Prime Minister's Integrated Rural Poverty Alleviation Program. शॉर्ट में इसको बोला गया PMIUPEP. This program has been implemented in 1995-96. This program aims at to provide employment to the urban poor. शहरों में जो लोग गरीब हैं और जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है. It will cover 50 lakhs urban poor living in 345 towns. The central government will incur an expenditure of rupees 800 crore. This program during a period of 5 years. Next program, the Swर्ण Jayanti Rozgar Yojana. This plan began on December 1, whereas launching of this Yojana, previous program meant for providing employment to urban unemployed like Nehru Rozgar Yojana and Prime Minister Integrated Rural Poverty Alleviation Program were merged in it. इनको मिला दिया गया इसमें. It aims at providing self-employment or wage employment to urban unemployed and underemployed persons. It comprises of two plans, Urban Self-Employment Program and Urban Wage Employment Program. Of the total expenditure on Yojana, 75% around देखिए यहाँ से वीडियो आपका इंटरप्ट हो गया था. सेकेंड प्रोग्राम था हमारा, यहाँ पे हम लेके चल रहे थे. ये जो आपकी मेन हेडिंग थी, द स्वर्ण जयंती रोजगार योजना. दिस प्लान बिगेन ऑन December 1, whereas launching of this योजना previous program meant for providing employment to unemployed like Nehru Rozgar Yojana and Prime Minister Integrated Rural Poverty Alleviation Program were merged in it. It aims to providing self-employment or wage unemployment to urban unemployed and underemployed persons. It comprises of two plans. One is urban self-employment and the other one is Urban Wage Employment Program. Of the total expenditure on Yojana, 75% will be borne by the center and 25% by the state government. In the year 1997-98, a sum of rupees 125 crore was spending on this Yojana. Next point, Jawahar Gram Samriddhi Yojana. Jawahar Gram Samriddhi Yojana. Jawahar Rozgar Yojana has been
restructured as Jawahar Gram Samriddhi Yojana with effect from April 99. This Yojana has been formulated to improve the quality of life of rural poor by providing the additional grateful employment. That means it is very gainful employment to the rural unemployed persons. Next point, other programs में Government of India launched other employment and poverty alleviation program as under प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना ग्रामीण आवास. प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. अंत्योदय अन्न योजना. जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना. वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना. वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना. तो देखिए इस तरीके से हमने देखा कि सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने के लिए बनाई हैं. एट प्रेजेंट यदि हम इसकी समीक्षा करें तो प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन कार्यक्रम 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा एक रोजगार सृजन कार्यक्रम की घोषणा करी गई है या ये कार्यक्रम चलाया गया है. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PMEDP. PMEDP. इसके अंतर्गत देखिए सरकार का क्या प्रयास है. केंद्र सरकार ने हमारे देश के छोटे और मध्यम उद्यमियों की मदद करने के लिए और हमारे देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी और ये योजना काफ़ी सफल भी रही थी. इस योजना के सफल होने के कारण इस योजना की अवधि को हाल ही में सरकार ने 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा. सब्सिडी से जुड़ी इस योजना की अवधि को बढ़ाने के सरकार के इस फैसले से आने वाले सालों में हमारे देश में और रोजगार उत्पन्न हो सकेंगे. सरकार का इस योजना को बढ़ाने का सरकार का प्रमुख उद्देश्य ही यही था कि ये योजना को यदि बढ़ा दिया जाए तो आगे आने वाले समय में लोगों को बहुत अधिक रोजगार मिलने की संभावना रहेगी. हमारी सरकार जो है वो समय समय पर, वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, समय समय पर सरकार के द्वारा रोजगार के संबंध में अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रोजगार जनरेट किया जा रहा है जिससे आगे आने वाले समय में उनको नए नए रोजगार मिल सके और सरकार की मदद से वो नया व्यापार स्टार्ट कर सके. इस में भी सरकार उनकी मदद कर रही है. राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा लागू की गई ये योजनाएं भी कारगर सिद्ध हुई है और इस स्तर पर इस योजना से जुड़े सारे कार्य KVIC द्वारा देखे जा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा इस योजना को सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी KVIB, दैट मीन्स खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड को दी गई है. KVIB DIC जिला उद्योग केंद्र के साथ मिलकर राज्य और जिला स्तर पर इस योजना से जुड़े कार्य देखने का काम ये करेगा.
इस योजना के साथ जुड़े बैंकों द्वारा इस योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को लाभार्थी उद्यमियों के बैंक खातों तक पहुंचाया जाएगा और ये प्रक्रिया सही से हो, इस बात को भी देखने की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो KVIC की होगी। योजना का बजट और इससे होने वाले लाभ। सरकार ने जो ये योजना बनाई है, रोजगार सृजन कार्यक्रम, इससे क्या बेनिफिट होगा और इसके लिए सरकार ने क्या बजट की व्यवस्था करी है। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है और इस बजट को मंजूरी भी मिल गई है। इस बजट को इस विस्तार योजना के तहत निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की टर्म बढ़ने से हमारे देश के 15 लाख लोगों को नौकरी मिल सकेगी और कई नई परियोजनाएं भी शुरू हो सकेंगी। इससे जुड़ी हुई कई योजनाएं जो इसके अंतर्गत शुरू करने की सरकार की योजना भी है। 18 साल से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है। जो व्यक्ति 18 अबव 80 है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी कोई परियोजना शुरू करता है जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर की है, तो ऐसी सूरत में वो व्यक्ति तभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है अगर वो 8वीं पास हो, 8वीं कक्षा पास हो। यानी अगर वो व्यक्ति 8वीं पास नहीं है और वो 10 लाख की राशि से ऊपर की परियोजना शुरू करता है तो उसे सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसके साथ ही साथ देखिए, सरकार शिक्षा की तरफ भी जोर दे रही है कि अपने युवकों को शिक्षा के साथ ही साथ रोजगार देने का भी प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़ी कोई ऐसी परियोजना शुरू करता है जो कि 5 लाख से ऊपर की है, तो ऐसी सूरत में भी उस व्यक्ति को तभी इस योजना का लाभ मिलेगा अगर वो व्यक्ति 8वां पास हो। दैट मीन्स 8th क्लास इज द मिनिमम क्राइटेरिया। PMEGP योजना का लाभ केवल नई परियोजनाओं को भी मिलेगा। मौजूदा परियोजनाओं को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। इसलिए अगर आप कोई नई परियोजना शुरू कर रहे हैं तो तभी आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई गई किसी और योजना का लाभ उठा रहा है तो वो व्यक्ति इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ऐसा सरकार ने यह सोच के किया कि हर व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिल सके। विनिर्माण क्षेत्र के तहत केवल उसी परियोजनाओं को स्वीकार किया जाएगा जिसकी अधिकतम लागत 25 लाख रुपए तक की होगी और इसी तरह व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत केवल उन्हीं परियोजनाओं को स्वीकार किया जाएगा जिनकी अधिकतम लागत 10 लाख रुपए तक की होगी। सामान्य श्रेणी के लोगों को इस योजना के तहत इनकी परियोजना लागत के 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा दी जाएगी। ये 25% की मार्जिन मनी की सब्सिडी केवल ग्रामीण इलाकों के सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए रिजर्व रखी गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों के सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए सरकार ने ये मार्जिन मनी जो है ये 15% तय की है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित रखने वाले लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी